हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है रियांश क्लासेस में। आज हम अर्थव्यवस्था का तीसरा टॉपिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अर्थव्यवस्था का क्षेत्र और उपनिवेश काल में भारत की अर्थव्यवस्था इसको डिस्कस कर लिया था। तो ये जो चैप्टर है ये मैंने एनसीईआरटी क्लास 11th से लिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपने उपनिवेश काल में पढ़ा था कि जो अंग्रेज़ों ने हमारी अर्थव्यवस्था को है बिल्कुल ख़राब कर दिया था। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद में हमने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को अपनाया था। उस अर्थव्यवस्था को अपनाने के बाद में जो हमें है 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में बहुत ज़्यादा संकट का सामना करना पड़ा था। सरकार विदेशी ऋण के भुगतान की स्थिति में नहीं थी और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भारत में निवेश नहीं करना चाहता था। उस स्थिति में जब हमारे पास कोई पैसा नहीं है, कोई हमारे भारत में निवेश नहीं करना चाहता, तो उस स्थिति में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसको हम IBRD कहते हैं, जिसे केंद्रीय बैंक भी कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाज़ा खटखटाया। तो इस ऋण को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने इन संस्थानों पे कुछ शर्त लगाई। इन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको ऋण दे देंगे, बट हमारी कुछ शर्त है, उसे आपको मानना पड़ेगा। तो हमारी भारत सरकार ने कहा ठीक है, हम आपकी शर्त को मानेंगे, लेकिन आप हमें ऋण दे दीजिए। तो ये शर्त क्या थी? तो ये शर्त ये थी कि सरकार उदारीकरण करेगी। अब उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण ये होता है कि जो निजी क्षेत्र पर जो भी प्रतिबंध है वो हटा देंगे और जो विदेशी व्यापार है उस पर भी प्रतिबंध हटा देंगे। पहले क्या है, कोई भी विदेशी व्यापार हमारे यहाँ पे जो है प्रतिबंध था, हर चीज़ में लाइसेंस लेना पड़ता था। तो उन सबको हटाने के लिए ये जो है इन्होंने शर्त रखी थी कि आपको ये सब चीज़ें हटानी पड़ेगी। तो इस सबको भारत सरकार ने मान लिया। इस शर्त को मानते हुए हमारी भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। अब जो नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई उसको हमने दो उपसमूह में विभाजित किया। पहला था स्थायित्वकारी उपाय और दूसरा था संरचनात्मक सुधार के उपाय। अब जो स्थायित्वकारी उपाय थे वो तो अल्पकालिक थे। अब अल्पकालिक में क्या था कि हम जो है विदेशी मुद्रा के भंडार को बनाए रखेंगे। इसमें हमको क्या था कि भाई हम जो भी हमारे विदेशी मुद्रा आती है हमारे पास उसको हम बनाए रखेंगे। इसके अलावा जो भी हमारी कीमतों में बढ़ोतरी होती है उस पर हमको अंकुश लगा के रखना है। तो ये हो गए स्थायित्वकारी उपाय। इसके अलावा जो दूसरा था वो था संरचनात्मक सुधार के उपाय। जो संरचनात्मक सुधार के उपाय थे वो थे दीर्घकालिक। अब दीर्घकालिक में क्या था, जो हम अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारने की कोशिश करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में जो भी अनियमितताएं हैं उनको दूर करके अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को संवर्धित करेंगे। अब इस सब के 3 उपवर्ग थे। पहला था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो इसमें आपको समझ में आ गया, 2 उपाय थे, स्थायित्वकारी और संरचनात्मक सुधार के उपाय। अब हम बात करेंगे सबसे पहले उदारीकरण की। अब उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण ये होता है कि जो भी अर्थव्यवस्था के जितने विभिन्न क्षेत्र हैं उन सब से प्रतिबंध हटा करके मुक्त करने की नीति। अब इसमें कोई भी व्यवसाय करता था, चाहे कपड़ा व्यवसाय हो, चाहे कोई भी व्यवसाय हो, आपको पहले जो है आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। बहुत सारी प्रक्रियाएं ऐसी होती थी जो कोई फिर व्यापार करने की सोचता भी नहीं था। तो इस वजह से क्या है, व्यापार इतना ज़्यादा फल फूल नहीं पा रहा था। तो इससे क्या किया, औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 में प्रारंभ हो गया था। लेकिन जो सुधारवादी नीतियां बहुत ज़्यादा व्यापक हुई थी वो हुई थी 1991 में। तो कौन से क्षेत्र थे जिसमें उदारीकरण का प्रभाव पड़ा? तो ये था उद्योग क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार, व्यापार तथा निवेश क्षेत्र, जिससे 1991 के बाद में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो इसमें समझने वाली इतनी सी बात थी कि उदारीकरण क्या होता है। उदारीकरण ये होता है कि जो भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रतिबंध हटा के उसको मुक्त कर देना, बस। इसके बाद हम बात करेंगे
औद्योगिक क्षेत्र में क्या फायदा, मतलब क्या इस पे प्रभाव आया इस नई आर्थिक नीति का, या उदारीकरण में क्या इसका फायदा आया। तो जो उद्योग क्षेत्र था 1991 के बाद में जो सुधारवादी नीतियाँ आई, उसमें ओनली 6 उत्पाद श्रेणियाँ, जैसे एल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोट, इलेक्ट्रॉनिक्स, विमान, औषधि, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी श्रेणियाँ थी जिसमें लाइसेंस रखा था उन्होंने, क्योंकि इन सब में क्यों है, आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। इसके अलावा जितने भी उद्योग थे उसमें आपको लाइसेंस समाप्त कर दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके बाद जो है जो सार्वजनिक क्षेत्र में सुरक्षित उद्योगों में प्रतिरक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा उत्पादन व रेल परिवहन ही बचे थे। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, वित्तीय क्षेत्र में क्या सुधार हुए। वित्तीय क्षेत्र में जो है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं हैं, इनका आगमन हुआ। इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन कोष है, व्यापारिक बैंक है, विदेशी निवेश संस्थाएं, ये जो है इनको भी भारतीय वित्तीय बाजार में अनुमति मिल गई। तो वित्तीय क्षेत्र में भी बहुत अच्छा सुधार हुआ उदारीकरण से। उसके बाद कर व्यवस्था में क्या सुधार हुआ। कर व्यवस्था में ये सुधार हुआ कि जो प्रत्यक्ष कर लगाते हैं, है ना, और जो अप्रत्यक्ष कर लगाते हैं, इनमें भी कमी हो गई, तो कर व्यवस्था में भी सुधार हो गया। अब इसके अंदर एक राजकोषीय नीति वर्ड आता है। तो राजकोषीय नीति क्या होता है, सरकार की जो कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों से ही राजकोषीय नीति का संबंध होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें यही था, कर में जो है कमी हो गई, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, दोनों करों में कमी हो गई। इसके बाद चौथा जो है वो है विदेशी विनिमय में सुधार। विदेशी विनिमय में सुधार कैसे हुआ, रुपए का अवमूल्यन किया गया, जिससे विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। अब बाजार ही विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दर को निर्धारित कर रहा था। तो पहले क्या है, विनिमय दर बाजार निर्धारित नहीं करता था, ये जो है गवर्नमेंट निर्धारित करती थी। अब जो है सारा जो स्वामित्व है जो है बाजार ही निर्धारित करता था जो भी है। इसके बाद जो है व्यापार और निवेश नीति सुधार। इसमें व्यापार और निवेश की व्यवस्थाओं का उदारीकरण हुआ। इसका उद्देश्य स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारना था। अब जो आंतरिक उद्योग के संरक्षण के लिए आयात के परिमाण को सीमित रखने की नीति अपनाई गई और उच्च प्रशुल्क और आयात पर कड़े नियंत्रण होते हैं। इसमें उच्च प्रशुल्क और आयात पर कड़े नियंत्रण होते हैं। विनिर्माण उद्योगों की समृद्धि दर कम हो गई। इससे व्यापार और निवेश नीति में ये सब सुधार हुए। इसके बाद अब हम इसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि जो आयात और निर्यात पर जो प्रतिबंध है उनकी समाप्ति हो गई, प्रशुल्क दर में कटौती हो गई, आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति हो गई। अप्रैल 2001 से कृषि पदार्थ, औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थ के आयात भी प्रतिबंध से मुक्त कर दिए गए और निर्यात शुल्क से हमको मुक्ति मिल गई। इसके बाद जो है गवर्नमेंट ने नवरत्न कंपनियां बनाई, जैसे IOCL, BPCL, HPCL, ONGC, सेल, IPCL, भेल, NTPC, VSNL। इसके अलावा जो है गेल और MTNL, इसको जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया। नवरत्न का दर्जा देने से क्या है, इनके कार्यकुशल में भी सुधार होने लग गया। इसके बाद हम बात करते हैं निजीकरण की। अब निजीकरण क्या होता है, निजीकरण जो होता है दो प्रकार से आप देख सकते हो, या तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधा बेच देना, या फिर सार्वजनिक कंपनी का स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर हो जाना। ये दोनों चीज़ें निजीकरण के अंतर्गत आती है। अब जो है सार्वजनिक क्षेत्र में जो है जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनकी बिक्री के माध्यम से निजीकरण करना विनिवेश कहलाता है। अब विनिवेश का ध्येय क्या होता है, इसका ध्येय ये होता है कि वित्तीय अनुशासन को बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता करना। बात करते हैं वैश्वीकरण की। वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण में किसी अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। मतलब अगर आपको अपना जो व्यवसाय है बाहर विदेश में करना है तो आप कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो और बाहर का कोई विदेशी जो लोग हैं वो भी हमारे यहाँ पे व्यवसाय कर सकते हैं। तो कोई रोक टोक, सारी चीज़ें हटा करके और व्यवसाय करना वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है।
इसमें जो है कंपनियां बाहरी स्रोत से नियमित सेवाएं प्राप्त करती है, और जो सूचना प्रौद्योगिकी है इसके माध्यम से भी हम सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं और प्रदान भी कर सकते हैं। जो भारत की निम्न मजदूरी दर है और कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता ने सुधारोपरांत इसे विश्व स्तरीय बाह्य प्रापण का एक गंतव्य बना दिया है। तो आपको मैं आशा करती हूँ ये समझ में आया होगा। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसमें से ही आपके प्रश्न बनेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।